आज ये प्रैक्टिस पेपर जो 12वां है यानी 12वां मॉडल पेपर है। आज ये हमने पीछे 11 मॉडल कर दिए है। आज ये 12वां मॉडल पेपर है जो आप हमारे यूट्यूब चैनल आलम स्टडी एंड जॉब पर बने रहेंगे तो मॉडल पेपर संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन है तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको संपूर्ण मिलेंगे। और हर क्वेश्चन के बाद में क्या व्याख्या की गई है यानी उसके बारे में संपूर्ण डिटेल दी हुई है। तो सर्वप्रथम वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल आलम स्टडी एंड जॉब पर मिल जाएगी। तो ये प्रैक्टिस पेपर 12वां स्टार्ट करते हैं यानी ये 12वां मॉडल पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम बरसनीति लिखते थे तो वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बी, स्वाई प्रताप सिंह। व्याख्या है, कला एवं साहित्य प्रेमी एवं विद्वानों के आश्रयदाता प्रताप सिंह स्वयं बरसनीति के उपनाम से काव्य रचना करते थे। बरसनीति ग्रंथावली इनकी रचनाओं का संग्रह है। इनके दरबार में 22 प्रसिद्ध संगीतज्ञों एवं विद्वानों की मंडली गंधर्व बाईसी थी। तो किसके समय थे गंधर्व बाईसी? तो ये स्वाई प्रताप सिंह थे। इनके समय में गंधर्व बाईसी मंडली थी। निम्नलिखित में से कौन सा कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? तो कोटा का नेतृत्व कौन था? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जयदयाल थे। कोटा महाराव के दरबारी वकील लाला जयदयाल भटनागर ने 1857 के संग्राम में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया। 1858 में अंग्रेजी सेना से पराजित होने पर भागकर फकीर के वेश में घूमे परंतु पकड़े जाने पर इन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ए है, बांसवाड़ा में स्थित है। इसकी व्याख्या है, तलवाड़ा बांसवाड़ा कस्बे से 5 किमी दूर स्थित भव्य प्राचीन त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है जिसमें सिंह पर सवार भगवती अष्टदशा भुजा की मूर्ति है। इसे श्रद्धालु त्रिपुरा सुंदरी, तुरतई माता एवं त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से भी संबोधित करते हैं। इस मंदिर की गिनती देश के प्राचीन शक्तिपीठों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? तो वह कौन सा है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, भाटी। जो भाटी राजवंश है वो यादवों से संबंधित है। इसकी व्याख्या, राजस्थान का भाटी राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है। चंद्रवंशीय यादव सरदार भट्टी ने 285 ईस्वी में भटनेर वर्तमान हनुमानगढ़ में साम्राज्य स्थापित करके दुर्ग बनवाया। उसके वंशज भाटी कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? तो इनका गठन है वो डी राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन जयपुर में हुआ था। वर्ष 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान जयपुर प्रजामंडल के नेता हीरालाल शास्त्री ने प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल से जेंटिलमैन समझौता करके महाराजा जयपुर के विरुद्ध आंदोलन करने का विचार त्याग दिया परंतु प्रजामंडल के अन्य प्रमुख नेता बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा स्थापित कर आंदोलन छेड़ दिया था। जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के साथ जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, हनुमंत सिंह थे। वर्ष 1946 में जोधपुर रियासत संविधान निर्मात्री सभा में भाग ले रही थी तथा जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह 2 बार भारत में मिलने की घोषणा की चुके थे परंतु स्वतंत्रता मिलने से ठीक पहले वे जिन्ना भोपाल के नवाब खां धौलपुर के महाराजा के कहने पर बदल गए थे। अंत में वायसराय व मेनन के समझौते पर हनुमंत सिंह ने अपने राज्य का विलय भारत में करने की बात स्वीकार कर ली तथा सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युगों को सम्मिलित कीजिए। जो सही युग में उसको सम्मिलित करना है। यहाँ पर नृत्य दिए हुए और यहाँ पर जनजाति दी हुई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी नेजा नृत्य है वो भील जनजाति करती है। इडोनी नृत्य है वो कालबेलियाई करते हैं। 13 ताली नृत्य है वो कामर जाति के लोग करते हैं और वालर नृत्य है वो ग्रासा जनजाति के लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? तो निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ इस्लामाबाद में स्थित है। इसकी व्याख्या है 12वीं सदी में
जन्म निम्बारकाचार्य द्वारा श्री कृष्णा को परंपरा मानकर तथा राधा को उनकी प्रणीता के रूप में मानकर उन्हें युगल स्वरूप की मधुर सेवा पर आधारित निम्बारक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके प्रमुख शिष्य परशुराम ने राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की पीठ इस्लामाबाद अजमेर में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? तो ये है चूने का पत्थर, ए राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल चूने का पत्थर है। राजस्थान में जोधपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, झालावाड़, नागौर, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बूंदी में चूना पत्थर पाया जाता है। जैसलमेर जिले का सोनू क्षेत्र स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विपुल भंडार होने के कारण राज्य सीमेंट उत्पादन में देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? तो ये देवारी में स्थित है। इसकी व्याख्या है, राजस्थान में जस तेल के खनन एवं शुद्धिकरण हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर की स्थापना 10 जनवरी 1966 को हुई थी। राज्य में इसके जिंक सिमुलेटर देवारी, उदयपुर एवं चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदरी का कार्य टाई एवं डाई प्रकार का है। यानी जो कोटा में चुंदरी बनाई जाती है उसका किस प्रकार की है ये? तो ये टाई एवं डाई प्रकार की चुंदरी है। इसकी व्याख्या है, राजस्थान में कोटा एवं बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदरी का कार्य टाई डाई प्रकार का है। विभिन्न रंगों वाली बंदेज युक्त मोठड़ा आदि चुंदरी की प्रमुख विशेषता है। जोधपुर की चुंदरी प्रसिद्ध है तथा बारीक बंदेज की चुंदरी शेखावाटी की प्रसिद्ध है। जो बारीक बंदेज की चुंदरी होती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो शेखावाटी की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो इसका राइट आंसर मंडन, ए राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, कुंभलगढ़ दुर्ग जिसे कुंभलेरू, कुंभलमेर, मेवाड़ की आंख का उपनाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने मेवाड़ एवं मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के निकट करवाया था। इसका प्रमुख शिल्पी मंडन था। इसका प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किमी लंबे प्रकोटे से सुरक्षित घिरा है। कटारगढ़ महल भी इसी दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो ये पहला विद्रोह 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुआ था। तो राजस्थान पहले विद्रोह कहाँ हुआ? नसीराबाद में। इसकी व्याख्या, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ नसीराबाद से हुआ था। नसीराबाद की छावनी की 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने 28 मई 1857 को विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। इस विद्रोह के समय राजस्थान में 6 स्थानों नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा एवं खेरावाड़ पर ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी। तो राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। उनके नाम कौन से है? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस स्थान की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने एवं शिक्षा प्रसार में स्वामी दयानंद सरस्वती ने महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वामी जी सर्वप्रथम राजस्थान में 1865 ईस्वी में करौली के राजकीय अतिथि के रूप में आए। इन्होंने उदयपुर में आर्य धर्म का प्रचार किया तथा सत्यार्थ प्रकाश के सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण की भूमिका लिखी। यही फरवरी 1883 ईस्वी में स्वामी जी ने के सानिध्य में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता है? तो इनमें से कौन सा त्यौहार है वो श्रावण मास में नहीं आता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जन्माष्टमी नहीं आता है। और नागपंचमी, तीज और रक्षाबंधन ये तीनों श्रावण महीने में आते हैं। राजस्थान में नागपंचमी, श्रावण शुक्ल पंचमी, तीज श्रावण शुक्ल तृतीया एवं रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा त्यौहार श्रावण मास में आते हैं। जबकि जन्माष्टमी का त्यौहार है भाद्र कृष्ण अष्टमी को भगवान कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए है? नागौरी गाय के लिए तेजाजी पशु मेला वो प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या, राजस्थान सरकार द्वारा पर्वत नागौर में प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक विशाल पशु मेले का आयोजन किया जाता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है जो वीर तेजाजी पशु मेला के नाम से जाना जाता है। यह मेला नागौर गाय के नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीश
फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर में पहना जाता है। शीश फूल महिलाओं के सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। सिर के अन्य आभूषण निम्न है, रखड़ी, बोर, हिकड़ा, मेहमद आदि। ये किसके आभूषण है? तो ये सिर के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? जो बाणगंगा है उसका मेला कहाँ लगता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर जिले में बाणगंगा का मेला लगता है। इसकी व्याख्या है, बाणगंगा का मेला प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा का विराटनगर जयपुर में लगता है। इस मेले में पवित्र नदी बाणगंगा में स्नान करने तथा पवित्र स्थल जाकर पूजा करने को शुभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो ये सीता माता अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उड़न गिलहरियों के लिए सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर जिलों में स्थित है, जो 2 जनवरी 1979 को 422.94 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित किया गया। इसे चित्तल की मातृभूमि भी कहा जाता है। जो सीता माता अभ्यारण्य है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे चित्तल की मातृभूमि भी कहा जाता है। ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाई राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो ये किस जिले में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में पाई जाती है, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और उदयपुर में पाई जाती है। राजस्थान में ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाइयाँ चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं जोधपुर जिले में पाई जाती है। राज्य में ग्रेनाइट जालौर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, अजमेर, जैसलमेर, झुंझुनू एवं जोधपुर जिले में पाया जाता है। ग्रेनाइट है उसे क्या कहते हैं? तो आम भाषा में इसे भाटो कहते हैं, जो हमारी भाषा होती है उसमें। तो ग्रेनाइट हम यूज करते हैं, ब्लैक ग्रेनाइट, व्हाइट ग्रेनाइट, अलग अलग प्रकार के जो भाटे होते हैं तो उसे ग्रेनाइट कहते हैं है। राज्य में विभिन्न रंगों एवं डिजाइनों में ग्रेनाइट के विशाल भंडार है। इनमें हरा, गुलाबी एवं मरकरी, लाल, बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में मुंगेरिया में और जयपुर के कालाडोरा में काला ग्रेनाइट तथा पीला ग्रेनाइट पीथला गांव जैसलमेर में मिलता है। तो क्वेश्चन आ जाता है, पीला ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? तो पीथला गांव जैसलमेर में। और काला ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? तो काला ग्रेनाइट जयपुर के कालाडोरा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमड़ा उद्योग में किया जाता है। राजस्थान के चमड़ा उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। चमड़े को साफ करने तथा नरम करने के लिए सोडियम सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत गुण सागर एवं नाम माला किस संत द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दादू द्वारा रचित है। दादू दयाल जी महाराज ने दादूपंथी समुदाय की स्थापना की। इनका प्रधान स्थान नारायण जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? जो 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी में स्थित है। इसकी व्याख्या, प्रसिद्ध 3 मंजिला 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में स्थित है। इनका निर्माण राजा शत्रु सालसी ने 1631 ईस्वी में करवाया था। यह छतरी राव अनिरुद्ध सिंह के धाबाई देवा की स्मृति में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा जाता है? तो किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर अभिलेख में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्याख्या, इसके ग्वालियर अभिलेख के गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों तथा उनकी वंशावलियों को ज्ञात करने का मुख्य साधन है। इस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है। इस लेख की लिपि ब्राह्मी है तथा यह विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की शाही सेना के किसके नेतृत्व में जोधपुर कब्जा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था। इसकी व्याख्या है, 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु उपरांत उसका पुत्र रावचंद्र सेन जोधपुर की राजगद्दी पर बैठा, जिससे मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र उदय सिंह नाराज होकर अकबर के पास चला गया। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो सर्वप्रथम किस राज्य में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी जोधपुर में। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के सफल संचालन हेतु सर्वप्रथम जोधपुर राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई। इस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष पवनलाल सराफ बने। प्रजामंडल की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना एवं लौकिक अधिकारों की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सही युग्म को सम्मिलित कीजिए। जो ये युग्म दिया हुआ है, यहाँ पर जो लोक देवा और देवियाँ हैं, लोक देवियाँ, उनके नाम दिया हुआ है और उनका स्थान दिया हुआ है, यानी किस स्थान पर है, तो इसको मिलाना है। तो जसनाथ जी है, ये कहाँ पर है?
कत्रियासर बीकानेर में इनकी स्थान है। आगे शीतला माता, शीतला माता का कहाँ है? चाकसू जयपुर में। आगे सी पर जामोजी, जामोजी का स्थान कहाँ है? तो मुकाम नोखा में है। डी में जीण माता, जीण माता कहाँ है? रेवासा सीकर में। तो इसको क्या आपस में मिलाना है, इस प्रकार आपको मिलाने वाला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देख लेना, उसको मिला देना। इसमें ध्यान रखना अगर आपका एक सही होता है या दो सही होता है तो भी ये आपस में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो ये कोट डीजी में मिले हैं। इसकी व्याख्या कोट डीजी पाकिस्तान में मध्य सिंध प्रांत के खेरपुर नामक स्थान पर स्थित हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ से कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज प्रशस्ति की रचना की है। राज प्रशस्ति की रचना मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की आज्ञा से प्रशस्तिकार रणछोड़ भट्ट तिलक ने 1673 ईस्वी में की थी। यह राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर 25 श्याम शिलाओं पर उत्कीर्ण विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इसमें गोहिलों के वंशावली एवं उपलब्धियां वर्णित है। तो इस राज प्रशस्ति में क्या है? गोहिलों की वंशावलियां एवं उपलब्धियां हैं वो वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बूंदी में स्थित है। इसकी व्याख्या है, नवल सागर एवं वर्गाकार झील है जो बूंदी के मध्य में स्थित है। इसका निर्माण महाराव राजा उमेश सिंह द्वारा करवाया गया था। महाराव राजा विष्णु सिंह की पत्नी सुंदर शोभा द्वारा तालाब के किनारे सुंदर घाट एवं एक महल का निर्माण करवाया गया जो वर्तमान में उनके नाम से सुंदर घाट कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गोराध्याय ने मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई थी? तो वो कौन थे? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अजीत सिंह की जान बचाई थी। गोराध्याय ने 1679 को गोपनीय रूप से कुंवर अजीत सिंह को उठाकर कालबेलिया बने मुकुंदास खिचिक को सौंपकर अजीत सिंह के स्थान पर अपने पुत्र को सुला दिया। इस प्रकार अपने पुत्र का बलिदान देकर अजीत सिंह की रक्षा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है। जो कोठारी नदी है उसका उद्गम स्रोत यानी उद्गम कहाँ से होती है? तो ये बी राइट आंसर हो जाएगा, दिवेर पहाड़ी से कोठारी नदी का उद्गम होता है। इसकी व्याख्या, कोठारी नदी का उद्गम दिवेरी पहाड़ी राजसमंद है। यह नदी राजसमंद एवं भीलवाड़ा जिले में बहकर नंदराय भीलवाड़ा के समीप बनास में मिल जाती है। चौपान गांव भीलवाड़ा में इससे बैमनी नदी आकर मिलती है। जो चौपान गांव भीलवाड़ा है तो इसमें कौन सी नदी आकर मिलती है? तो बहमनी नदी आकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी है जो भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? तो चोकला, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। व्याख्या है, चोकला, मालपुरी, सोनाड़ी, मारवाड़ी, नाली, पुंगल, मगरा, जैसलमेरी भेड़ की प्रमुख नस्लें हैं। तो ये सभी क्या है? भेड़ की प्रमुख नस्लें हैं, याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है इसमें। भेड़ की चोकला नस्ल को भारतीय मेरिनो एवं छपार के नाम से जाना जाता है। इस भेड़ की ऊन फाइन एवं अच्छी किस्म की होती है तथा यह प्रतिवर्ष 2 किग्रा तक ऊन देती है। चेहरे पर गहरे भूरे व काले धब्बे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन से जिले युगम को प्राप्त होता है? तो ये ए राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर और डूंगरपुर को प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या है, सोम कमला अंबा डूंगरपुर जिले में कमला अंबा गांव में सोम नदी पर वर्ष 2001-2 में पूर्ण हुई सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना से उदयपुर और डूंगरपुर जिले में लाभान्वित होते हैं। तो सोम कमला अंबा क्या है? एक सिंचाई परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मोलेना गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। मोलेना गांव राजसमंद माटी शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गोगाजी, भैरोजी, काली देवी, मामजी गणगौर पूजन में गौर की पूजा आदि हेतु मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है। मोलेना के कुमार टेराकोटा कार्य हेतु देश विदेश में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामजी नु रूषण की रचना की गई? सत्यभामजी नु रूषण की रचना किसने किया है? किस संत ने किया है? तो ये इसका राइट आंसर हो गया डी, मीराबाई ने किया है। इसकी व्याख्या है, संत शिरोमणि अन्य कृष्ण भक्त मीराबाई का जन्म कुड़की गांव पाली में हुआ था। मीरा का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की गांव पाली में हुआ था। मीराबाई ने सगुण भक्ति मार्ग अपनाया। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं पदावली, नरसिंह रोमायरो, सत्यभामजी नु रूषण, राग गोविंद एवं राग सोरठे है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के पंचपाणे ठिकानों में से एक नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो श्रीमाधोपुर नहीं है। और कौन से ठिकाने हैं? तो डूंडलोद, मलसीसर और मंडावा है। इसकी व्याख्या है 1920 में किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के पंचपाणे ठिकानों में डूंडलोद, मलसीसर एवं मांडना शामिल थे। शेखावाटी आंदोलन सीकर आंदोलन का ही विस्तार था, जिसमें झुंझुनू एवं चूरू क्षेत्र के किसानों द्वारा विभिन्न स्थानों पर सामंतों एवं ठाकुरों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी। यानी किसान आंदोलन थे, उसमें जो किसान थे उन्होंने सामंतों के खिलाफ में आवाज उठाई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? तो ये कहाँ है? तो ये कालीबंगा में है। ये राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या इसके, कालीबंगा हनुमानगढ़ प्राचीन सरस्वती वर्तमान घग्गर नदी के किनारे बसी राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है। उसकी खोज 1952 में श्री अमरानंद घोष ने की। यहाँ से प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों के सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सही परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? तो सही परियोजना का संबंध किस बांध से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जवाई बांध से है। व्याख्या, जवाई बांध राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। सही परियोजना के अंतर्गत इस बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सही बांध बनाकर सुरंग के माध्यम से इसका पानी डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किमी दूर शिखर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? तो ये कौन सा पठार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उड़िया का पठार स्थित है। उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जो माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है। उड़िया पठार की ऊंचाई 1360 मीटर है। तो उड़िया पठार की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। निम्न में से कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा राजपूताना गजट। ये आर्य समाजवादी विचारधारा का संपोषक नहीं है। और संपोषक कौन कौन से है? तो देश हितैषी, जनहितकारक और परोपकारक, ये क्या है? संपोषक है। राजपूताना गजट एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में अजमेर के मौलवी मुराद अली ने किया। 12 पृष्ठ के इस समाचार पत्र के 8 पृष्ठ उर्दू एवं 4 पृष्ठ हिंदी में छपते थे। इसका उद्देश्य रियासत और अत्याचारों को मुक्त भाव से प्रकाशित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? तो ये किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बेसर शैली की है। इसकी व्याख्या, मंदिर स्थापत्य के चरमोत्कर्ष के काल में मध्य प्रदेश तथा उत्तरी महाराष्ट्र में मंदिर निर्माण की नागर शैली के अंतर्गत एक विशिष्ट उपशैली का विकास हुआ, जिसे भूमिज शैली का नाम दिया गया। इस शैली की विशेषता मुख्यतः उनके शिखर में परिलक्षित है। इसके शिखर के चारों ओर प्रमुख दिशाओं में एकांडक शिखर की भांति ऊपर से नीचे तक चैत्यमुख डिजाइन वाले जाल की पट्टियां होती है। राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना मंदिर शेवाड़ी का जैन मंदिर पाली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? जो जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है, तो उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मानसिंह ने की थी। जोधपुर के किले में पुस्तक प्रकाशन पुस्तकालय की स्थापना महाराजा मानसिंह ने की थी, जो आज भी कार्यरत है। इसके अलावा मानसिंह ने इस दुर्ग के बाहरी प्रवेश द्वार जयपोल का निर्माण 1808 के आसपास करवाया था। दूसरे बाहरी फतेहपोल द्वार का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर सिंचाई परियोजना दी हुई है और संबंधित राज्य दिए हैं, यानी कौन से राज्य में कौन सी परियोजना है, ये कौन से राज्य की है? तो चंबल परियोजना है। तो ये कहाँ पर है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। भाई बजाज सागर परियोजना ये किसकी है? राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। व्यास परियोजना है सिंचाई परियोजना, ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना है, ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोह सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो ये किसने दी थी? तो इसका डी राइट आंसर हो जाए अमीर मोहम्मद शाह ने दी थी। हमीरदेव चौहान रणथंभौर का शासक 1282 ईस्वी में बना। राणा हमीर ने दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मंगोल सेनानायकों मोहम्मद शाह, इल्चक, कुमरू एवं
को शरण दी थी तथा लौटाने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण करके हमीरदेव को पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? तो मेवाड़ राज्य किसने स्थापित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बप्पा रावल ने। व्याख्या, बप्पा रावल मूल नाम कालभोज था बप्पा रावल का। गोहिल वंश का प्रथम प्रतापित शासक था, जिसने हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ राज्य प्राप्त हुआ। बप्पा के बाद मेवाड़ में खुमाण प्रथम, मतट भरतट प्रथम, सिंह खुमाण द्वितीय, महायक खुमाण द्वितीय, भरतट द्वितीय तथा अलन राजा हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का था? तो ये किसका था? सोमेश्वर के शासनकाल का बिजोलिया शिलालेख है। बिजोलिया शिलालेख अंडोराज के पुत्र सोमेश्वर चौहान के समय का है। 1170 ईस्वी का यह शिलालेख बिजोलिया भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। इसके रचयिता गुणभद्र है। इस शिलालेख में सांबर एवं अजमेर के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? तो इसका कत्रियासर है, ये जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। इसकी व्याख्या है, मध्यकाल में नाथ पंथ से प्रभावित ज्ञान मार्ग सिद्ध शैव संप्रदाय के रूप में जसनाती संप्रदाय का परिवर्तन गोरखनाथ जी के रूप में जसनाथ जी ने किया। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कत्रियासर बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? बिसल देव रासो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? नरपति नाल है, ये राइट आंसर है। सॉरी, ये सही है। खुमान रासो है, पुस्तक के लेखक कौन है? दलपत विजय, ये भी सही है। वेली कृष्ण रुक्मिणी री पुस्तक है, पृथ्वीराज राठौड़ इनके लेखक है, ये भी सही है। आगे राव जय सिरो छंद शिवदास गांडन, ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है, सही सुमेलित नहीं है। इसकी व्याख्या है, राव जय सिरो छंद रचना बिट्टू सुजा ने की थी। ये बीकानेर शासक राव बीका एवं राव लोनकरण के समकालीन कवि थे। उक्त पुस्तक डिंगल भाषा में लिखी गई, जिसमें बाबर के पुत्र कामरान एवं बीकानेर शासक राव जैत सिंह के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुई है? ये किससे प्राप्त हुई है? बेराट से प्राप्त हुई है। बेराट विराटनगर सभ्यता का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम दयाराम साहनी एवं पुनः नीलरतन बनर्जी के निर्देशन में हुआ। यहाँ स्थित विजय की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी आदि से पूर्व मौर्यकालीन हुआ। मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से एक मर्दभांड में सूती कपड़े में बंधी हुई 37 मुद्राएं मिली है, जिसमें 8 पंचमारक मुद्राएं एवं शेष इंडो ग्रीक एवं यूनानी शासकों की मुद्राएं हैं। अगला क्वेश्चन है, अल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य इनमें से कौन है? तो ये कौन सा है? तो राजस्थान है। अल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। निम्बार्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ यह सर्वर राज्य सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और ई गवर्नेंस लागू करने में सहायता करेगा। यह नया सर्वर राजस्थान में भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर, जयपुर में इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर इनसाइड में नेम्स एंड नंबर्स के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो ये क्या है? करंट जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में आज़ादी का नेतृत्व है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों को संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का स्थान है। तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा है। इसकी व्याख्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान ने देश के विभिन्न राज्यों के मध्य चौथा स्थान अर्जित कर लिया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के आयोजन हेतु कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, नाडोल विभाग है तथा संपूर्ण प्रदेश में विभिन्न विभागों एवं जिलों के समन्वय तथा सहयोग से राजस्थान में उक्त आयोजन को ऐतिहासिक बनाए जाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। अगला क्वेश्चन है, हर्ष माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो हर्ष माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आबानेरी में स्थित है। हर्ष माता का मंदिर आबानेरी दौसा में स्थित है। यह मंदिर 8वीं शताब्दी की प्रतिहार कला एवं अनुभव उदाहरण है। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का है, जिसमें विष्णु की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। अगला क्वेश्चन है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेरठा बनाई? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम ने।
रजील का पौत्र नागवड़ प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम प्रतापी शासक हुआ है, जिसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता तथा अंत में जालोर हस्तांतरित कर दी। नागवड़ प्रतिहार ने जालोर में सर्वप्रथम एक लघु दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंध था? तो किससे संबंध था? बीकानेर शैली से संबंध था। इसकी व्याख्या है क्वेश्चन की, मुस्तवीर रुकनुद्दीन महाराजा अनूप सिंह के समय के दरबारी चित्रकार थे, जो बीकानेर शैली के चित्रकार रुकनुद्दीन ने रसिक पीरिया एवं 12 मासा पर कई चित्र बनाए थे। महाराजा अनूप सिंह के समय मेथरन एवं उस्ता चित्रकारों ने बीकानेर शैली को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था। यहाँ के चित्रों की पृष्ठभूमि में पीले रंग की प्रधानता रहती है। जो बीकानेर शैली है उसमें किस रंग की प्रधानता रहती है? तो ये पीले रंग की प्रधानता रहती है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय ई स्टेट किसे कहती है? तो द्वितीय ई स्टेट कुलीन वर्ग को कहती है। ए स्टेट जनरल 3 सदस्यों वाली संस्था थी। कुलीन श्रेणी का सदन, पादरियों का सदन और तीसरे वर्ग का साधारण सदन है। ये विश्व जीके से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो सी अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य तथा 18 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 53 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है? तो कौन सा है? भूमध्य अफ्रीका महाद्वीप है। विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। कर्क एवं मकर रेखा के मध्य स्थित 75% भाग उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ने से मध्यवर्ती व तटीय भागों में वर्ष पर अत्यधिक गर्मी एवं वर्षा होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी बी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी व्याख्या है, ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। इसका विस्तार 9 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य 1920 किमी लंबाई पर है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के उत्तरी भाग तट से 32 से 240 किमी के मध्य की दूरी पर प्राय समांतर फैली है। इनकी चौड़ाई 16 से 140 किमी के मध्य है। यह महान प्रवाल भित्ति भाटे के समय स्पष्ट दिखाई देती है एवं पूर्णिमा एवं अमावस्या के दीर्घ भाटे के समय इनका दृश्य काफी मनोरम लगता है। अगला क्वेश्चन है, जापान ने 1904-5 के युद्ध में किस देश को पराजित किया था? तो सी राइट आंसर हो जाएगा रूस का। ये विश्व इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है जो लेबर साइंस से जिन्होंने फॉर्म भरा उनके लिए महत्वपूर्ण है और जियोग्राफी के लिए नहीं है। ये योंग फोंग क्या है? सॉरी, इसकी व्याख्या बताई नहीं है। जापान ने 1904-5 के युद्ध में किस देश को पराजित किया था? तो सी रूस को पराजित किया था। 1904-5 में जापान द्वारा रूस को पराजित करना। 1904-5 में जापान जैसे छोटे से देश ने रूस को पराजित कर दिया। जापान के साथ रूस को सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ की संधि करनी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, युंग फोंग क्या है? तो युंग फोंग क्या है? तो इसका राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, एक नात्सी युवा संगठन है। बीच में जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है वो आवाज़ देता है कि क्लास बहुत शानदार हो रही है, फिर भी कोई लाइक नहीं कर रहा है, शेयर नहीं कर रहा है, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। तो आप मोर के कहने से एक बार सब्सक्राइब जरूर करें क्लास को। क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। 100 क्वेश्चन है, क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो आपका अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो युंग फोंग क्या है? तो युंग फोंग क्या है? तो एक नात्सी युवा संगठन है। तो इसकी व्याख्या है कि हिटलर ने जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवादी की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी। 10 वर्ष की आयु के बच्चों को युंग फोंग में दाखिल दिया जाता था। किस विकल्प को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? तो किस विकल्प को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर को घेरने वाले क्षेत्र जिसमें सैक्रम पैसिफिक बेल्ट कहा जाता है, तो इसे ही रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसकी व्याख्या है, सैक्रमक पैसिफिक बेल्ट की रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी की एक पेटी है। इसमें दुनिया की सबसे अधिक ज्वालामुखी सघनता है। 450 से अधिक
जो ग्रह के लगातार भूकंपों का 90% उत्पादन करती है। यह सक्रिय ज्वालामुखी लगभग 40,000 किमी यानी 24,900 मील तक फैले हुए हैं। रिंग ऑफ फायर के आसपास के कुछ देश है चिली, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, अंटार्कटिका, रूस, जापान, फिलीपींस है। त्यूरिन, मिलान, वेनिस, ओरेस औद्योगिक प्रदेश है। तो ये औद्योगिक प्रदेश किससे हैं? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, इटली के ये औद्योगिक प्रदेश है। इटली यूरोप के अग्रणी औद्योगिक देशों में गिना जाता है। यहाँ के प्रमुख औद्योगिक नगर है ल्यूरिन, मिलान, वेनिस, ब्रेशिया, बेरोन, बोलोन, पर्मा, ट्रिस्ट, जेनोआ, रोम, नेपिल्स, वोरेसे, मेंतुआ, पाविया, जेनुआ, सचियो, मिलान आदि इटली के निर्माण उद्योग में प्रथम स्थान वस्त्र उद्योग का है और दूसरा स्थान है वो इंजीनियरिंग उद्योग का है। अगला क्वेश्चन है, पठार क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज सामान्यतः नहीं पाया जाता है? जो पठारी क्षेत्र है उनमें से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो खनिज तेल है ये पठारी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। और मैग्नीज, लोहा, एसिड और कोयला ये सभी खनिज पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसकी व्याख्या है, पठारी क्षेत्रों में सामान्यतः खनिज तेल नहीं पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि पठार वह उस भूमि है जिसका कोई एक ढाल निकटवर्ती क्षेत्र से अधिक ऊंचा तथा तीव्र स्थल वाला हो, पठार कहलाता है। इसका शिखर या ऊपरी भाग सपाट या चपटा होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, एशिया है। एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल एवं लगभग 60% जनसंख्या मिलती है। जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप प्रथम स्थान पर है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 20% है। विश्व की लगभग 12% जनसंख्या इस महाद्वीप में निवास करती है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वह उत्तरी अमेरिका है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है जिसका आधार उत्तर में तथा शीर्ष दक्षिण में है। दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा है तथा जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। स्थानीय पवनों का नाम दिया हुआ है और क्षेत्र जहां प्रभावित होती है। जो ये पवने ये कहाँ प्रभावित होती है? तो चिनूक है, ये कहाँ प्रभावित होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रभावित होती है। जो चिनूक स्थानीय पवने ये कहाँ होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे सिरोका पवने, सिरोका पवने सहारा मरुस्थल में प्रभावित होती है। ब्रिक फील्डर्स ये ऑस्ट्रेलिया में प्रभावित होती है। और खमसेन पवने ये कहाँ होती है? मिस्र में प्रभावित होती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है तो इसका आंतरिक जलमार्ग महत्वपूर्ण कौन सा है? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग है। ये आंतरिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसकी व्याख्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग है। इसके द्वारा आंतरिक भाग में 3,760 किमी की दूरी तक समुद्री जहाजों के आवागमन संभव होते हैं। इस जलमार्ग में मॉन्ट्रियल तथा क्यूबेक प्रमुख औद्योगिक शहर अवस्थित है। इस जलमार्ग के कारण महान जिलों के बंदरगाहों को समुद्री बंदरगाहों की भांति विकसित किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्रेट लेक से 3 जलीय मार्ग का विकास हुआ है। ये था सेंट लॉरेंस सागरीय मार्ग, इलियास जलीय मार्ग और हडसन नदी का मार्ग। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह है ग्रीनलैंड का द्वीप। सी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या, ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में उत्तर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर व आर्कटिक महासागर के मध्य स्थित डेनमार्क के पूर्वोत्तर वाली द्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2,16,66,086 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल से लेकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रभावित होने वाली गर्म धूल भरी पवनें जानी जाती है। तो किससे जानी जाती है? सिरोको के नाम से जानी जाती है। इसकी व्याख्या है, सिराको सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हुआ है। जब यह भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। इसके अन्य स्थानीय नाम क्या है? तो मिस्र में इसे खमसिन कहते हैं, जो गर्म धूल भरी पवने जाती है।
लीबिया में गिबिली कहा जाता है, ट्यूनीशिया में चिल्ली कहा जाता है और मेड्रिया में लेस्ट कहा जाता है, इटली में सिरोको एवं स्पेन में लेबेक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चीन एवं जापान के मध्य सामरिक तनाव किस द्वीप से संबंधित है? तो ये किस द्वीप से संबंधित है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सेनकाकू, या जिसे दियाओ कहा जाता है। इसकी व्याख्या है सेनकाकू दियाओ द्वीप 8 निर्जन द्वीपों से संबंधित एक क्षेत्रीय विवाद है। यह ताइवान के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 7 वर्ग किमी है तथा इस द्वीप समूह को जापान में सेनकाकू द्वीप समूह, चीन में दियाओ द्वीप समूह कहा जाता है। जापान और चीन दोनों इस द्वीप का पर स्वामित्व का दावा करते हैं। दोनों देशों के बीच द्वीप को लेकर विवाद के मुख्य कारण निम्न है। यहाँ संभावित तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार है और प्रमुख शिपिंग मार्गों के निकट स्थित है और समुद्र मत्स्य क्षेत्र में स्थित है, इसलिए क्या है इसमें विवाद स्थित है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चाय का है। भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। देश में चाय उत्पादन में असम राज्य में प्रथम स्थान। असम में सुरमा घाटी एवं धनशेरी घाटी प्रख्यात चाय उत्पादक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, महानदी को नियंत्रित करती है। हीराकुंड परियोजना महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है। यह परियोजना महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने वर्षों के अंतराल में पश्चात जनगणना की जाती है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्षों के बाद में जनगणना की जाती है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। भारत में क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई। तब से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना का कार्य भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबे का। ऋग्वेदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है किंतु इनकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वानों ने तांबे, कांसा या लोहा बताते हैं किंतु ऋग्वेदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो किस युद्ध के बाद में? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कनौज। व्याख्या चौसा युद्ध 1539 में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की, जबकि इसने 1540 ईस्वी में हुमायूं को कनौज बिलग्राम के युद्ध में पराजित कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। इसके पश्चात हुमायूं को विवश होकर निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा और 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उनका खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी एक अनुसूची में एक मंद के रूप में संसद सदस्यों, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते समाविष्ट है? तो ये किस सूची में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है। इसकी व्याख्या भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में संख्या 13 संसद सदस्यों के, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का उल्लेख है। अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। तो वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था किसमें? अनुच्छेद 360 में स्थित है। इसकी व्याख्या दी हुई है अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उपबंध है यदि राष्ट्रपति यह समाधान हो जाए कि भारत का यह राज्य क्षेत्र किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व प्रत्यय संकट में है तो यह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। यह घोषणा संसद द्वारा 2 मास में अनुमोदित हो जानी चाहिए, अन्यथा लागू नहीं रहेगी। वित्तीय आपात में किसी राज्य के किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतनों तथा भत्तों में कमी की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि अभी तक एक बार भी अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं किया गया। तो ऐसा कौन सा आपातकालीन अनुच्छेद है जिसका एक बार भी उपयोग नहीं किया गया? क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा जो 360 वित्तीय आपातकाल है, इसका एक बार भी अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था है। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है। व्याख्या पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की पद्धति है। भारत में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से ही रहा है। मौर्य काल तथा चोल काल में इसके व्यवस्थित स्वरूप के दर्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन है गेवियलिस यानी घड़ियाल बहुतायत से पाया जाता है। तो यह कहाँ पाया जाता है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा गंगा में पाया जाता है। गेवियलिस घड़ियाल बहुतायत से गंगा
में पाया जाता है। इसमें मछली खाने वाला मगरमच्छ भी कहा जाता है, यानी मछली खाने वाला मगरमच्छ होता है। यह मगरमच्छ जैसा सरीसृप होता है, यानी मगरमच्छ जैसा एक प्राणी है जिसे घड़ियाल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है गोवा। भारत में गोवा राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है। उल्लेखनीय है कि भारत के 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा था ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? तो शिष्टमंडल के रूप में किसने भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टोडरमल को भेजा था। टोडरमल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। वे एक योद्धा, प्रशासक एवं अनुकरणीय वित्त मंत्री थे। अकबर ने 1582 में उन्हें दीवान ए अशरफ की पदवी से नवाजा तथा उनकी प्रशासनिक क्षमता से प्रभावित होकर वजीरे का पद प्रदान किया। अकबर ने टोडरमल को शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार कर सके। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? जो पानीपत की लड़ाई हुई थी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो पानीपत का पहला युद्ध है वो किस वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ। इसमें बाबर की क्या हुई? विजय हुई। भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था? तो भगत सिंह ने कहा सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। बम फेंकने का उद्देश्य डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का विरोध करना था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है? तो इसका सही क्रम कौन सा है? सी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी मत निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इस प्रकार भारत की ये प्रस्तावना है। तो उसमें ये क्रमबद्ध कौन से है, किस प्रकार नाम है? तो उसमें सर्वप्रथम नाम न्याय, उसके बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व दिया हुआ है। इसकी व्याख्या दिए गए प्रश्न का सही उत्तर सी है, जिसके अंतर्गत इसका सही क्रम न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व है। यह प्रस्तावना के 4 मूल तत्वों में से संविधान के उद्देश्य में से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री करता है। व्याख्या, योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विस्तार को स्वीकार करते हुए सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन हुआ था। एनडीसी एक कार्यकारी निकाय है, इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। तो ये 85 तक क्वेश्चन थे जो हमने करवा दिए हैं। आगे 100 तक क्वेश्चन है तो बने रहना। और जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी से जिन्होंने अप्लाई किया है तो उनके लिए 85 तक ही महत्वपूर्ण है। जो 85 से आगे 86 से 100 तक क्वेश्चन है वो उनके नहीं आएंगे। 86 से जो ये आगे क्वेश्चन आएंगे, ये जो पूरा मॉडल पेपर है ये लैब असिस्टेंट जिन्होंने साइंस से अप्लाई किया उनके लिए महत्वपूर्ण है। और जो 85 तक है ये केवल 86 से जो 100 तक है वो केवल साइंस के लिए उपयोगी है। और ये पूरा मॉडल पेपर है ये भूगोल और साइंस और होम साइंस से अप्लाई किया उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 86 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि का कौन सा प्रकार यांत्रिक बुद्धि कहलाता है? तो इसका ये राइट आंसर हो गया मूर्त बुद्धि। इसकी व्याख्या, वस्तुओं को समझने और अनुरूप क्रिया करने में मूर्त बुद्धि का उपयोग किया जाता है। इसे यांत्रिक बुद्धि अथवा गमनात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आदतों की विशेषताएं हैं? तो आदतों की विशेषताएं कौन सी है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, एकरूपता, तत्परता, सुगमता तथा सुविधाएं। ये क्या है? ये आदतों की विशेषता है। आदत जो आदमी की होती है, कईयों की अच्छी होती है, कईयों की खराब होती है। जैसे अब आपकी आदत है कि क्लास के अंत तक नहीं बने रहते हैं, तो आपको अच्छी आदत डालो और क्लास के अंत तक बने रहो जिससे आपको संपूर्ण नॉलेज हो। तो आदतों की निम्न विशेषताएं बताई जा सकती है। अर्जित विशेषता, एकरूपता, तत्परता, सुगमता एवं सुविधाएं, यथार्थता, थकान कम होना, सुधार में बाधा, ध्यान देने की आवश्यकताओं में कम होना। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति का निम्न में से कौन सा प्रकार है? जो अभिव्यक्ति होती है उनमें से कौन सा प्रकार है उनका? तो हम देखेंगे
तो ए और बी दोनों है इसका राइट आंसर। तो अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, भावात्मक यानी सकारात्मक अभिव्यक्ति और निषेधात्मक जिसे नकारात्मक अभिव्यक्ति कहते हैं। तो इसकी व्याख्या है, भावात्मक अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, हम किसी के प्रति अपना विश्वास रखते हैं, उसे पसंद करते हैं तथा स्वयं को उनके अनुकूल समायोजित करने का प्रयास करते हैं, तो वह हमारी भावात्मक अथवा सकारात्मक अभिव्यक्ति कहलाती है। और निषेधात्मक या नकारात्मक अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, हम किसी समुदाय, दल, संस्था आदि से घृणा करते हैं यानी नफरत करते हैं, उससे निराश होते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं तथा उससे बचने का प्रयास करते हैं, तो उसे निषेधात्मक या नकारात्मक अभिव्यक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व गुणों का सम्मिलित रूप है, उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा की गई है, तो ये गिलफोर्ड के द्वारा की गई है। व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो उसका वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है, तो गिलफोर्ड के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के प्रयोग न्यूनता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हल। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हल थे। इसमें किसी प्रतिक्रिया को शुरू करने तथा बनाए रखने में भूख, प्यास, मौन क्रियाओं जैसे विवेक के प्रणोदता चालकों को महत्वपूर्ण माना है। ये प्रणोद व्यक्ति में शारीरिक तनाव उत्पन्न करती है जिन्हें दूर करने के लिए व्यक्ति क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालकों का समलिंगी के प्रति आकर्षण होता है, तो किस अवस्था में बालकों में समलिंगी के प्रति आकर्षण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बाल्यावस्था। जो बाल्य अवस्था होती है इसमें समलिंगी के प्रति आकर्षण होता है, यानी जो लड़का होता है तो उसके लड़के के प्रति आकर्षण होता है और जो लड़की होती है तो लड़की के प्रति आकर्षण होता है। और किस अवस्था में विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण होता है, तो वो कौन सी अवस्था है, वो किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था में क्या होता है, लड़का लड़की के प्रति आकर्षित होता है और लड़की लड़के के प्रति आकर्षित होती है, आकर्षित होती है। तो इसकी व्याख्या दी है, बाल्यावस्था में समलिंगी के प्रति आकर्षण होता है, इसलिए इस अवस्था को बालक अपने समलिंगी के साथ खेलना पसंद करता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की विधि का संबंध होता है। जो सीखने की विधि है उसका संबंध किससे होता है, तो छात्र और विषय दोनों से होता है। इसका उत्तर हो जाए ए और बी दोनों होता है। इसकी व्याख्या, सीखने की विधि का संबंध छात्र और विषय दोनों से होता है। यह विधि जितनी अधिक रुचिकर और उपयुक्त होती, सीखना उतना ही अधिक सरल होता है। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में खेल और करके सीखना विधियों और उच्च कक्षाओं में पूर्ण और सामूहिक एवं सहसंबंध विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो छोटी कक्षाओं उनमें खेलने की विधि है वो उपयुक्त होती है या अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अभ्यास का नियम है, तो इनमें अभ्यास का नियम कौन सा है, तो उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम, ये दोनों ही क्या अभ्यास का नियम है। इसकी व्याख्या, थॉर्नडाइक ने अभ्यास का नियम दिया था। अभ्यास नियम के दो उपनियम है। उपयोग का नियम, यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो उसे सफलतापूर्वक सीख जाते हैं, यानी किसी का बार बार अभ्यास करना। जब ये क्लास आप देख रहे हो, एक बार आप क्लास देख लेते हो, उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी PDF देख लेते हो, तो ये बार बार अभ्यास करने से क्या हो जाएगी, आप सीख जाएंगे। और अगला कौन सा, अनुपयोग का नियम, यदि हम किसी सीखे हुए का अभ्यास नहीं करते हैं तो उसे हम भूल जाते हैं। ये क्या कहता है, अगर आप ये क्लास देख लेते हो और इसकी PDF आप नहीं देखते हो टेलीग्राम चैनल पर जाकर, तो आप ये क्लास है ये भूल जाओगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, अभिप्रेरणा। व्याख्या, माता पिता से गुणों का हस्तांतरण संतान में होना ही वंशक्रम या आनुवांशिकता कहलाती है। वंशक्रम के नियम है वो निम्न प्रकार के है, तो कौन से है, बीज कोषों की निरंतरता का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, प्रत्यागमन का नियम, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, मेंडल का नियम। ये क्या है, वंशानुगत के सभी नियम है। अगला है 95 क्वेश्चन, मानव विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत को और संकेत करता है, तो यह समान प्रतिरूप के सिद्धांत की ओर संकेत करता है। मानव विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, यह समान प्रतिरूप के सिद्धांत की ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप्य परीक्षण का उदाहरण नहीं है, तो प्रक्षेप्य परीक्षण का उदाहरण नहीं है, तो ये PI ये नहीं है, और TAT, SCT और डॉक्टर एमेन ये सभी क्या है, प्रक्षेप्य परीक्षण के उदाहरण है।
उपयुक्त में से MPI प्रक्षेप्य परीक्षण का उदाहरण नहीं है। प्रक्षेप्य प्रविधियों के आधार पर मानव की मनोवृत्ति, विचार, घृणा एवं रुचि आदि मनोवैज्ञानिक बातों का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। TAT परीक्षण, विषय आत्मबोध परीक्षण, इसका प्रयोग 1935 में मर्रे ने किया था। जो TAT परीक्षण था इसका प्रयोग किसने किया था? 1935 में मर्रे ने किया था। और जो SCT टेस्ट है, व्यक्तिगत मापक परीक्षण, इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व, परिपक्वता के स्तर, छात्रों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अगला है MMPI, मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी परीक्षण। इस परीक्षण का 1939 में मनोविकृति विज्ञान और व्यक्तित्व संरचना के वैश्विक माप के रूप में प्रयोग किया गया था। डॉक्टर ए मेनन परीक्षण हेरिस ड्रो ए मेनन है। हम बार बार डॉक्टर पढ़ रहे हैं तो ये डॉक्टर नहीं है, ड्रो ए मेनन है। ड्रो ए मेन परीक्षण हेरिस ड्रो का एक व्यक्ति परीक्षण है। यह प्रणाली उपस्थिति या अनुपस्थिति विवरण और अनुपात सहित विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण करती है। अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम है, तो इसका सही क्रम कौन सा है तो हम देख लेते हैं। तो इनका सही क्रम है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवधान, धारणा, पुनरुद्धान और अनुप्रेरणा। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम के हेतु 4 परिस्थितियां बताइए। अवधान, धारणा, पुनरुत्पाद और अनुप्रेरणा। इसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार व्यक्तित्व अवलोकन, नकल, आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। समाज द्वारा स्वीकार किए गए व्यवहार को अपनाना व वर्जित व्यवहार को नहीं अपनाना ही सामाजिक अधिगम है। अगला क्वेश्चन है सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया, यानी किसके द्वारा गया है सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत, तो ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोहलर, जो कोप का कोहलर वधिमन थे, उन्होंने व्यवहारिक सिद्धांत दिया है। व्याख्या है वर्दिमर, कोपका व कोहलर द्वारा सूझ तथा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत स्वयं खोज करके सीखने पर बल दिया जाता है। जो कोपका कोहलर वर्दिमर है तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो ये चिंपांजी नामक एक वनमानुष पर इन्होंने प्रयोग किया था। वनमानुष को एक कमरे में बंद कर दिया और वहां पर छोटे छोटे वो डिब्बे रख दिए, ऊपर जो छत पर वो केला टांग दिया। तो क्या किया वनमानुष ने, उस डब्बों को एक जगह जचाया और वो केला हासिल कर लिया। तो इससे क्या हुआ, ये उसने अपनी सूझ का प्रयोग किया। तो ये किस पर प्रयोग किया गया था, तो ये वनमानुष पर प्रयोग किया था। ये किसने प्रयोग किया था, तो वर्दिमर, कोपका और कोहलर ने प्रयोग किया। और इसे क्या कहा जाता है, इसे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों में अमूर्तमान प्रतियों का ग्रहण करने की योग्यता होती है, तो ये कब होती है, प्रतिभाशालियों में होती है। हरमन के अनुसार 140 से अधिक बुद्धि लब्धि गुणा के व्यक्तियों को प्रतिभाशाली कहा जाता है। जो 140 से अधिक बुद्धि लब्धि होती है उसे प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। प्रतिभाशाली बालकों की मुख्य विशेषता है इनकी शब्दकोश विशाल होता है, मानसिक प्रक्रिया तीव्र होती है, सामान्य ज्ञान श्रेष्ठ होता है, सामान्य अध्ययन में रुचि लेते हैं, अमूर्त विषयों में रुचि लेते हैं, अद्भुत अंतर्दृष्टि होती है, बुद्धि परीक्षणों में उच्च बुद्धि लब्धि होती है, इनकी तार्किक योग्यता उच्च होती है। ये सभी विशेषताएं आपको ध्यान से याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी तार्किक योग्यता उच्च होती है, इनका सामाजिक विकास बहुत अच्छा होता है, इनमें अवलोकन एवं निरीक्षण क्षमता अत्यधिक होती है। अंतिम क्वेश्चन, लंबे इंतजार के बाद में अंतिम क्वेश्चन आ गया है। निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है, तो समायोजन को बढ़ावा कौन देती है, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति है, ये समायोजन को बढ़ावा देती है। इसकी व्याख्या है समायोजन को सामंजस्य व अनुकूलन भी कहा जाता है। समायोजन दो शब्दों सम और आयोजन से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह या भली भांति, तथा आयोजन का अर्थ है व्यवस्था। दिए गए विकल्पों में से न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति समायोजन को बढ़ावा देती है। आज इस क्लास के माध्यम से हमने 100 क्वेश्चन पूरे किए हैं। ये लैब असिस्टेंट जिन्होंने साइंस, जियोग्राफी और जो हम साइंस है अप्लाई किया है उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और जो हमने पीछे मॉडल पेपर किया है वो भी आप जाके प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और इनसे संबंधित जो भूगोल की मैराथन क्लास हैं वो भी डाली हुई है। 1 लाइनर क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चनों की सीरीज है, 500 क्वेश्चनों की सीरीज, अलग अलग क्लासें डाली हुई है, अलग अलग टॉपिक वाइज, वो भी जाकर देख सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल LM स्टडी एंड जॉब को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कोई भी समस्या हो, कोई प्रश्न में डाउट हो, कोई भी आपकी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकता है।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।